प्रिय विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के अंदर जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, किन किन लोगों ने इसके एकीकरण में योगदान दिया, क्या क्या बाधाएं थी जो इसके एकीकरण के सामने थी, उन सभी पॉइंटों को हम इस क्वेश्चन के अंदर जानेंगे और इसको हल करेंगे। सो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन के इतने पॉइंट बड़ी मेहनत से निकाले हैं। मैं इसी आशा के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर सफाई से उतारेंगे। जर्मनी के एकीकरण की बात की जाए तो 18वीं सदी के अंत तक जो जर्मनी है वो 300 छोटे छोटे राज्यों के अंदर बटा हुआ था। रियासतें बोल सकते हो आप, राज्य बोल सकते हो आप। और जो नेपोलियन ने जर्मनी की शक्ति, जो नेपोलियन था वो जर्मनी को कभी भी एक नहीं होने देना चाह रहा था। वो उसकी शक्ति को नष्ट करना देना चाह रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण होता है या जर्मनी उसके कंट्रोल से बाहर आता है तो वो उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है, जर्मनी नेपोलियन के ऊपर। इसीलिए वो उसकी शक्ति को नष्ट करना चाहता था। और वो जो नेपोलियन था वो जर्मनी को अपने अंडर में रखना चाहता था, मतलब कि अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। इसीलिए उसने 300 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्य बना दिए, 39 राज्यों में बांट दिया इसको। उसने सोचा तो ये था कि ये 39 राज्य मेरे कंट्रोल में रहेंगे। हालांकि उस टाइम पे ये पावरफुल था नेपोलियन, लेकिन उसकी गलती रही, क्योंकि इनको एक बनाने के बाद है जर्मनी के लोगों में जो राष्ट्रीय भावना की कमी थी, देश प्रेम की कमी थी, वो उभरने लगी। लोगों में राष्ट्र भावना उभरने लगी। नेपोलियन ने सोचा तो ये था कि मैं इसको अपने कंट्रोल में रखूँगा, लेकिन जो सोए हुए लोग थे जर्मनी के, जिनको देश प्रेम नहीं पता था, एकीकरण के बारे में नहीं पता था, वो सचेत होने लगे, वो उभरने लगे और वो संगठन बनाने लगे अपने देश को एक करने के लिए। नेपोलियन के कार्य से लोगों में एकता और स्वतंत्रता का विकास हुआ। ये भी आप देख चुके हो कि हालांकि वो उसको डराकर अपने अंडर में रखना चाह रहा था नेपोलियन, लेकिन उसके जो कार्य थे वो समझ नहीं पाया। लेकिन वो एकीकरण में नेपोलियन ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वास्तव में वो करना नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि जो जर्मनी रहे वो इसके कंट्रोल में रहे, इसकी पावर चले नेपोलियन की। लेकिन गलती, उसका रिजल्ट कुछ और ही निकला। और 39 राज्य जो थे, उन राज्यों को मिलाकर जो संघ बना उसको बोला जाता था जर्मन महासंघ। जर्मन महासंघ के नाम से जाना जाता है इन 39 राज्यों को मिलाकर जो जर्मन महासंघ बनाया गया था। उसके बाद जो 39 राज्यों का जर्मन महासंघ बनाया गया था, इसका जो अध्यक्ष था वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का राजा था, सम्राट था। और उपाध्यक्ष था पर्सा का अध्यक्ष राजा। जो 300 छोटे छोटे राज्यों को नेपोलियन के द्वारा 39 राज्यों में बांट दिया गया था, तो उसका 39 राज्यों का अध्यक्ष जो था वो था ऑस्ट्रिया का सम्राट, और उपाध्यक्ष था पर्सा का सम्राट। उसके बाद बात की जाए तो सबसे बड़ी बाधाएं क्या थी जर्मनी के एकीकरण में? एक तो थी डेनमार्क, एक थे ऑस्ट्रिया और एक था फ्रांस। ये तीनों के तीनों जर्मनी के एकीकरण में बाधा, बहुत बड़ी बाधा थे। साथ में वहाँ के लोग भी थे, लेकिन ये बड़ी बाधाएं थी। अब बात की जाए तो 1848 के अंदर भी पर्सा का बात की जाए तो जर्मनी जो यहाँ पे बिस्मार्क दे रखा है, वास्तव में बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क था पर्सा राज्य का जो विलियम प्रथम जो राजा था, उसका प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। और जर्मनी के एकीकरण का योगदान जो है वो पूरा का पूरा बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया, जर्मनी के एकीकरण के लिए कार्य किए, मेहनत की, तरीके, योजनाएं बनाई। जो जो उसके विरुद्ध थे उनके लिए योजनाएं बनाई, उनको हराया। मैं फिर बता रहा हूँ आपको दोबारा कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधा थी फ्रांस, डेनमार्क और
ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण के बिल्कुल विरुद्ध था और फ्रांस इसलिए नहीं होने देना चाह रहा था क्योंकि उसको डर था कि यदि वो एकीकरण हो जाता है, जर्मनी एक बन जाता है, तो वो फ्रांस के लिए एक हानिकारक होगा। वो कभी भी फ्रांस के ऊपर हमला कर सकता है, कभी भी वो लड़ाई कर सकता है फ्रांस के साथ। उसको इस बात का डर था, इसलिए वो जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाह रहा था। और जर्मनी के एकीकरण के लिए यदि कोई आवाज़ उठाता तो उसको विरुद्ध कार्रवाई करते थे ये दोनों। और डेनमार्क भी ऐसे ही था। अब बात की जाए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था मेटरलिख, जो जर्मनी के एकीकरण के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। वो किसी भी हालत में जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाह रहा था। मेटरलिख जर्मनी को कमज़ोर रखना चाहता था क्योंकि वो जर्मनी को अपने लिए खतरा मानता था। और यही बात थी फ्रांस के लिए भी। फ्रांस भी जर्मनी को अपने लिए खतरा मान रहे थे, इसीलिए वो किसी भी हालत में एकीकरण नहीं होने देना चाह रहे थे। और 1848 में फ्रांस के एकीकरण के लिए आवाज़ उठने लगी थी। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद थी जर्मन के अंदर, वहाँ पे बैठक हुई। वहाँ पे वहाँ के लोगों ने योजनाएं बनाने की, वहाँ के जो राजनेता थे उन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बात कही। लेकिन जो उस टाइम पर्सा का जो राजा था वो इस बात के पक्ष में नहीं था कि जर्मनी का एकीकरण हो। उसने साफ मना कर दिया कि जर्मनी का एकीकरण नहीं होएगा। वास्तव में जो पर्सा है वो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था उस टाइम पे, जर्मनी का हिस्सा था ये भी। लेकिन अगर वो उसी टाइम मान जाता, 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर जो बैठक हुई थी, तो शायद 1848 के अंदर ही जर्मनी का एकीकरण हो जाता। लेकिन वो नहीं माना, वो भी एक प्रमुख कारण था। उसके बाद ये प्रमुख अन्य तो थे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, रुकावटें ये भी थी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद है पर्सा का जो राजा था वो बीमार हो जाता है। और ऐसी स्थिति में उसके भाई को, जो कि विलियम प्रथम था, उसको जो है पर्सा का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यहाँ पे पर्सा का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये मैंने बता दिया आपको, पर्सा जर्मनी का एक सबसे बड़ा और ताकतवर राज्य था। और बैठक के अंदर जो फ्रैंकफर्ट संसद थी उसमें पर्सा का ही राजा था, उसने ही मना किया था। और कुछ समय के बाद वो बीमार हो जाता है और बीमारी के बाद उसका भाई विलियम प्रथम वहाँ का राजा बनता है पर्सा का। और वो पर्सा का राजा बनते ही उसने जो अपना प्रधानमंत्री बिस्मार्क को चुना। बिस्मार्क के हाथ में जर्मनी के एकीकरण की योजना बनाने या कार्य करने का जिम्मा सौंपा। और आपको पता है बिस्मार्क महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिस्मार्क ने पर्सा के सैनिक शक्ति बनाया, क्योंकि पर्सा का प्रधानमंत्री था, वो ताकतवर बनाया। और जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार की कि उसको जर्मनी का एकीकरण करने के लिए लिस्ट बना के, जैसे हम सामान लेने जाते हैं कहीं से भी सामान लेने जाते हैं तो हम उसकी लिस्ट बना के चलते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। इसीलिए उसने भी देखा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उनकी योजनाएं बनाई, उसने भूमि का लिस्ट तैयार करी। और 1848 की क्रांति के मध्य फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मनी के एकीकरण को बांधने के सूत्र के ऊपर बात चली। लेकिन वहाँ के राजा ने उसको लक्ष्य को पूरा नहीं होने दिया, उसने मना कर दिया। और कुछ वर्षों के बाद बीमार हो जाने के कारण उसके भाई को, विलियम प्रथम को राजा बनाया गया, जिसने उस समय अपना प्रधानमंत्री किसको चुना था? बिस्मार्क को। वास्तव में जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। ये नहीं कि पर्सा के राजा ने मना कर दिया तो बस इस कारण से नहीं हुई। एक तो ऑस्ट्रेलिया था जो एक बहुत बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ी बाधा। उसके बाद फ्रांस, फिर डेनमार्क, और फिर वहाँ के जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी वहाँ के थे, कुछ जर्मनी के वासी भी, वहाँ के खुद के रहने वाले भी जर्मनी के एकीकरण के पक्ष में नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जर्मनी के एकीकरण की बाधा का। तो वास्तव में जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं मैंने बता दिया आपको। फ्रांस के लिए जर्मनी एकीकरण अपना खतरा मानता था। फ्रांस की ये खतरा है जर्मनी के लिए, जर्मनी फ्रांस के लिए। स्वयं अनेक जर्मनवासी, मतलब कि वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो भी जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहते थे, जर्मन के रहने वाले खुद। उसके बाद
बात की जाए तो बिस्मार्क ने थोड़ी सी कूटनीति खेली। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया और डेनमार्क के साथ युद्ध करके डेनमार्क को हरा दिया। और कुछ वर्षों के बाद है फिर बिस्मार्क ने, जो पर्सा का प्रधानमंत्री था, विलियम प्रथम राजा के प्रधानमंत्री था, उसने कुछ वर्षों के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के साथ युद्ध किया और युद्ध में उसको हरा दिया। अब उसकी एक दो रुकावटें खत्म हो चुकी थी, बाधाएं समाप्त हो चुकी थी और 1871 में उसने फ्रांस को पराजित किया। उसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया तेज होने लगी और एकीकरण का मतलब कि जो 39 राज्य थे उनको ही मिला दिया और एक बना दिया और जर्मनी नाम का एक देश अस्तित्व में आया। तो इसके मेन भूमिका तो थी नेपोलियन के बाद सबसे मेन भूमिका बिस्मार्क की रही है, जो कि पर्सा का प्रधानमंत्री था, विलियम प्रथम राजा का प्रधानमंत्री था। नेपोलियन अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा था, उसको अपने अंडर में रखना चाह रहा था, उसका यूज़ करता था वो जर्मनी का। वो जर्मनी को ताकतवर नहीं होने देना चाह रहा था अपने से, इसीलिए उसने 29 को जोड़ के 39 बना दिया ताकि 39 पे ठीक प्रकार से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वो उसकी बहुत बड़ी भूल रही, क्योंकि वो 39 राज्यों को, जब 300 छोटे छोटे रियासतों को, राज्यों को मिलाकर उसने 39 राज्यों में बदला, तो वहाँ के लोगों में राष्ट्र भावना, देश भावना जो बहुत कमी थी उस टाइम पे, कोई भी कारण ही नहीं था उसको जगाने का। उसके उभारने में, उसको विकसित करने में, उसका विकास करने में नेपोलियन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वास्तव में वो इसको ताकतवर नहीं होने देना चाह रहा था, लेकिन उसके कार्यों से एक बहुत बड़ा परिणाम निकला एकीकरण का। उसके बाद आगे सारा काम है वो बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क ने क्या क्या चीज़ें की मैंने आपको बता दी, और आप इसको सफाई से लाइनवार जो भी आपको पॉइंट आगे पीछे करने आप इसको करके सफाई से उतारेंगे। अपनी स्पेशल कॉपी के अंदर तो बिल्कुल उतारना ये क्वेश्चन, और अपनी फेयर कॉपी के अंदर भी। जय हिंद, जय भारत।